नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर लिया था और पिछले लेक्चर में हमने पूरा विजयनगर साम्राज्य देख लिया था, है ना। उसमें हमने उसकी सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी पिछले लेक्चर में देख ली थी। उसके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित वहाँ का शहर किस प्रकार का था। अगर मेंस में भी मैं बता रहा हूँ आपका, अगर क्वेश्चन बनेगा ना सिर्फ 150 वर्ड्स, अगर 250 वर्ड्स में भी अगर मेंस का क्वेश्चन वहाँ से बनता है और जितना मैंने आपको पढ़ाया आप ईमानदारी से सिर्फ उतना ही पढ़ लेते हैं, तो चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने या मेंस में क्वेश्चन बने और कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बने, आप सॉल्व कर पाओगे उस मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर और भी डीप में अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में जाके क्वेश्चन पूछती है, वैसे तो मैंने बहुत जाके डीप में पढ़ाया, आपको एक राजाओं के एक एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। फिर भी अगर कुछ और ज़्यादा डीप में जाकर यूपीएससी पूछती है तो भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना जो नॉलेज है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। और अगर आपने विजयनगर साम्राज्य वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए और पहले विजयनगर साम्राज्य वाला चैप्टर देखें, उसके बाद आपको बहमनी साम्राज्य थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे कि कौन आदमी होता है जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है और कब इसकी स्थापना होती है ना, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण राजा होते हैं और फिर किस प्रकार से जो है बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मैंने बताया था कि सल्तनत काल का सबसे महान, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, परंतु उसकी जो नीतियाँ थी, आप उसकी किस्मत कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, प्रैक्टिकल वो नहीं कर पाया था। और उसी काल में मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सबसे अधिक क्षेत्र में फली फूली और उसी काल में उसका सिमटाव जो है वो शुरू हो जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था कि विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई जो है वो विजयनगर साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और उन्हीं के पास में उनके उत्तर में जो है एक और साम्राज्य स्थापित कर लेता है अलाउद्दीन बहमन शाह नाम का एक आदमी होता है। वो कौन सा? बहमनी साम्राज्य। ये मैंने तब भी आपको बताया था जब मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा था और जब मैं आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहा था, तब भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी। ठीक है, विस्तार से आज हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन एक बार क्लियर कर लें। हाँ जी, तो मैंने जैसा कि बताया आपको, अलाउद्दीन खिलजी जो था, मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके काल में ये जो है इसकी स्थापना होती है। इसका जो स्थापना करता होता है अलाउद्दीन बहमन शाह, वो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है उसके अधीन अमीरान सदा जो होता है उसका सदस्य ये रह चुका होता है। अभी अमीरान सदा कौन सी चिड़िया का नाम है? अमीरान सदा मतलब है कि इसके जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे ना, उनमें से ये एक हुआ करता था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, अब क्या करता है अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी के आसपास, हालांकि अलग अलग किताबों में अलग बताता है, कोई 1346 बताता है, कोई 1347 बताता है ना। आप 1346-47 आप मान के चलिए। उस काल में ये अपना अलग जो है एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लेता है। उस काल में बहुत सारे अमीर जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, है ना। तो दक्षिण में जो है यानी आज का जो दक्कन है वहाँ पर क्या करते हैं, फारस का सुल्तान था बहमनदीन इस्कंदियार का वंशज अपने आप को ये मानता है। उसका नाम होता है हसन, है ना। हम कहते हैं कि हसन गंगू, इसका वास्तविक नाम तो होता है हसन गंगू, है ना। और मैंने बोला था जब भी मुसलमान शासक जो है राजा बनेंगे, गद्दी पर बैठेंगे तो अपना नाम चेंज करेंगे। तो ये हसन गंगू जो था, ये अपने आप को फारस का सुल्तान था ना, बहमनदीन इस्कंदियार, उसका वंशज बताता था। और ये जो है विद्रोह कर देता 1347 ईस्वी में और स्वतंत्र हो जाता है। और जब ये स्वतंत्र होकर राजा बनता है तो कौन सी उपाधि धारण करता है? देखिए कितना लंबा नाम है, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। आपको इतना याद रखना है, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह का नाम धारण करके, उपाधि धारण करके ये राजा बन जाता है। और राजधानी किसे बनाता है? ये गुलबर्गा को अपनी राजधानी बना लेता है। तो बताइए उस विजयनगर साम्राज्य की कौन थी राजधानी? विजयनगर तो खुद एक शहर हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य, परंतु अगर देखा जाए तो हम्पी जो थी, हम्पी इसकी राजधानी बाद में मानते हैं लोग। और वो क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका नाम हम्पी किस प्रकार से पड़ा था? पंपा देवी जो उनकी मातृ देवी थी उनके आधार पर नाम पड़ा था। तो गुलबर्गा को ही अपनी राजधानी बना लेता है कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। और अपने साम्राज्य को 4 भागों में ये बांट देता है। कौन से 4 भाग? एक हो गया अपना बरार, एक हो गया बीदर, एक दौलताबाद और एक गुलबर्गा। ऐसा करके 4 भागों में अपने साम्राज्य को
बांट देता है ना, 4 प्रांत मतलब अपने साम्राज्य में बना देता है। बरार हो गया, एक हो गया बीदर, एक दौलताबाद और एक हो गया गुलबर्गा। गुलबर्गा जो इसकी राजधानी भी होती है अलाउद्दीन बहमन शाह की। ठीक है, अब अपने शासनकाल में ये क्या करता है, हिंदुओं से जजिया नहीं लेने का आदेश ये देता है कि भैया हिंदू लोगों से जजिया नहीं लिया जाएगा। अब ये जजिया क्या होता था, जजिया ये कहते थे कि ये एक धर्मनिरपेक्ष कर है, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो सेना में भर्ती नहीं होते, इसलिए आपको ये कर देना पड़ेगा हिंदुओं को। पर ये हिंदुओं से जो है जजिया ये लेने का आदेश जो है मना कर देता, भाई हिंदुओं से जजिया नहीं लेंगे हम। इतना बढ़िया आदमी ये होता है अलाउद्दीन बहमन शाह। और हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक जो था वो तो ब्राह्मणों पे जो है उन पे भी जजिया लगा देता है ना। अब ये क्या करता है ये बहमन शाह, दक्षिण के जो हिंदू शासक होते हैं उसको भी अपने अधीन, उनको अपने अधीन कर लेता है और उनको जागीर देने की सबसे नई प्रथा शुरू कर देता है ये अलाउद्दीन बहमन शाह। कि दक्षिण में जो राजा होते थे ना हिंदू राजा, उनको ये अपने अधीन कर लेता था, फिर उनको जागीर दे देता था और कि आप यहाँ पर शासन करो और मेरे को वार्षिक कर आप खराज जो है वो दे देना। तो इस प्रकार की इसने एक नवीन प्रथा इसने शुरू कर ली। ये अपने आप को एक ईरानी योद्धा हुआ बहमन शाह, उसका वंशज ये अपने आप को मानता था कि जो है एक ईरानी योद्धा बहमन शाह मैं उसका वंशज हूँ, है ना। हमने देखा था जब बलबन था, बलबन में क्या कहता था, मैं अफरासियाब, ईरान का जो अफरासियाब वंश है उसका मैं वंशज हूँ। ये अपने आप को बड़े बड़े वंशजों का इसलिए बताते थे ताकि ये क्या कर सके, ताकि अपने आप की वैधता स्थापित कर सके और लोगों में अपनी जो है अपना सम्मान थोड़ा ये बढ़ा सकें। वास्तविकता में ये जो बहमन शाह जो था ये एक व्यापारी के तौर पर भारत में आया था वास्तविकता में, पर बाद में धीरे धीरे देखिए यहाँ पर ये शासन करने लग जाता है। तो ये इसका हमने बहमन शाह के बारे में देख लिया। ये तो देखिए अपने आप को ये बताता था, पर लोग इस पर ऐसा कहते हैं कि ये बहमन शाह इसने उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि इसने इसका जो ब्राह्मण जो होता ब्राह्मण आश्रयदाता था उसके नाम पे इन्होंने बामन बहमन, है ना, इस प्रकार से तो बहमनी जो इसने उपाधि धारण की थी वो अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के नाम पर उपाधि धारण इसने करी थी, ऐसा इसको माना जाता है। तो ये हमने देख लिया अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला एक महान योद्धा। ठीक है, आगे चले। इसने हिंदुओं से जजिया लेने से मना कर दिया था कि हिंदुओं से जजिया नहीं लिया जाएगा। ये देख लीजिए, ये जो है इधर वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बना हुआ अपना, सॉरी, ये जो अपना देख, ये जो है ग्रीन वाला, ये है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो आप देख चुके हैं। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है येलो येलो में, ये जो है बहमनी साम्राज्य। आप इसकी सिटी एक बार देख लीजिए मोटा मोटी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन जाए मान लो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी जो है वो इसकी हुआ करती थी। आप देख लीजिए, ये अहमदनगर यहाँ पर है ना, बीदर, ये गुलबर्गा जो इसकी राजधानी हुआ करती थी, ये बीजापुर, बाद में ये अलग अलग बढ़ जाता है। ये हम्पी तो देखिए यहाँ किनारे पर एकदम सीमा पर ही हम्पी किसकी राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर की। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं गोलकुंडा यहाँ पर है, देवगिरी या दौलताबाद जिसे कहते हैं। देखिए देवगिरी में जो मोहम्मद बिन तुगलक था यहीं अपनी राजधानी स्थापित करवा देता है स्थानांतरित, फिर बाद में ये उसका अभियान विफल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर वारंगल है ना। और गोवा जो था ना, गोवा, यहाँ पर गोवा, ये गोवा जो है ये इसी के साम्राज्य में पड़ा करता था। किसके साम्राज्य में, कौन सा साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य में, है ना। देख लीजिए यहाँ पर आप, ये देखिए गोवा जो है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ही पड़ा करता था। ये हालांकि सुरक्षित राज्य जो है ये एक सहायक राज्य हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य का। यहाँ पर पुर्तगाली लोगों का शासन था गोवा का, और गोवा इनसे छीन लिया जाता है, बहमनी साम्राज्य से गोवा छीन लेते हैं पुर्तगाली लोग, और फिर ये इनका सहयोगी शासक जो है राजा ये शासक बन जाते हैं किसका, विजयनगर साम्राज्य का, है ना। ये हमने देख लिया। चलें आगे। हाँ जी, उसके बाद में आता है मोहम्मद शाह प्रथम। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद में आता है मोहम्मद शाह प्रथम। और मोहम्मद शाह जो प्रथम था वो अपने संपूर्ण राज्यकाल में क्या करता है, तो वारंगल और विजयनगर के शासकों के साथ ही लड़ता ही रहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये पड़ोसियों के बीच में कभी नहीं बनेगी। विजयनगर और ये जो अपना बहमनी साम्राज्य है, उधर विजयनगर, उधर वहाँ के गजपति शासक है उड़ीसा के, ये दोनों हमेशा लड़ते ही, ये सब अपने आप में लड़ते ही रहते थे। तो मोहम्मद शाह प्रथम जो है इसके काल में तो लड़ाई चलती रहती है, वो वारंगल के साथ या विजयनगर के साथ चलता ही रहता है। ठीक है,
अब जैसे ये राजा बनता है उसके बाद में राज्य को अलग अलग भागों में या अलग अलग शाखाओं में बांट देता है, जैसे मंत्रिमंडल हो गया, घरेलू सेना होगी, प्रांतीय सेना होगी, है ना, जैसे अलग अलग प्रांत थे ना इनके, हाँ, तो 4 प्रांत थे उनकी, अलग अलग सेना इनकी होगी, तो इस प्रकार से ये बांट देता है। और इसके शासनकाल में जो प्रधान, सेना का प्रधान था, उसे क्या कहते थे, अमीर उमरा। तो देखिए आ सकता है अमीर उमरा कौन हुआ करता था, तो अमीर उमरा होता था सेना का प्रधान, है ना, सेना का प्रधान जो था वो था अमीर उमरा, यानी कमांडर इन चीफ आप मान लो इसको, है ना, आर्मी चीफ, ठीक है। और मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही पहली बार दक्षिण भारत के उसमें इतिहास में बारूद का प्रयोग किया गया था। तो अब आप बताइए कब किया गया था। मैंने जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था तब भी आपको पढ़ाया था, 1365 ईस्वी में मुदगल के किले का युद्ध हुआ था। मुदगल के किले का युद्ध जो हुआ था ना 1365 ईस्वी में, उस वक्त जो है पहली बार दक्षिण भारतीय इतिहास में बारूद का प्रयोग हुआ था। वो किसके काल में था, मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही वो हुआ करता था। इसके काल में आपको क्या याद रख लेना है, एक तो अमीर उमरा जो है वो सेना का प्रधान हुआ करता था, और इसके काल में ही पहली बार विजयनगर के खिलाफ बारूद का प्रयोग युद्ध में किया गया था, ठीक है। आगे चल लेते हैं। इसके बाद में आता है ताजुद्दीन फिरोज शाह। अब ताजुद्दीन छोड़ो, फिरोज शाह याद कर लो, है ना। फिरोज शाह के बारे में मैंने आपको तब भी बताया था कि फिरोज शाह को वहाँ विजयनगर साम्राज्य के साथ लड़ाई हो जाती है, तो फिर अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ता है विजयनगर साम्राज्य के राजा को, है ना। तो अलाउद्दीन हसन बहमनी का जो पुत्र था, ये इसका पोता हुआ करता था फिरोज शाह, है ना। वो गुलबर्गा के सिंहासन पर बैठता है ताजुद्दीन फिरोज शाह की उपाधि लेकर। जब भी मैंने बोला था राजा बनेंगे तो कुछ ना कुछ उपाधि धारण करके बैठेंगे। ये किसका पोता हुआ करता था, अलाउद्दीन हसन बहमनी जो था ना, यानी बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था, उसका ये पोता हुआ करता था, ठीक है। अब ये जो है बड़ा ही एक प्रबल और पराक्रमी शासक हुआ करता था, ऐसा ये कहता है बुरहान महासिर नाम की किताब है, उसका लेखक के बाद कहता है कि ये बड़ा ही एक पराक्रमी और एक प्रबल शासक हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि बहमनी वंश के सर्वाधिक जो विद्वान शासक सुल्तान थे ना, उनमें से एक था ये, है ना, ये ताजुद्दीन फिरोज शाह। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के सबसे अगर आपको सबसे विद्वान, सबसे पढ़ा लिखा अगर सुल्तान देखे तो मोहम्मद बिन तुगलक था। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर था ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। ये बंदा इतना पढ़ाई लिखे में इसको रुचि थी कि दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवा देता है। ये वेधशाला क्या होती है, ये खगोल शास्त्र के लिए होता है। जैसे आपने जयपुर का जंतर मंतर नहीं सुना, दिल्ली का जंतर मंतर, हाँ, तो वैसे ये वेधशाला हुआ करती थी, है ना। फिर मैंने जब आपको पढ़ाया था सूफ़ी और भक्ति आंदोलन, तो सूफ़ी आंदोलन पढ़ाते वक्त चिश्ती संप्रदाय मैंने आपको पढ़ाया था। और चिश्ती संप्रदाय में मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में एक और संत होते हैं, महान संत गेसुदराज। वो जो है गुलबर्गा को अपना ठिकाना बनाते हैं और वहाँ पर अपने उसका संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जो गेसुदराज जो थे वो यहीं गुलबर्गा में रहा करते थे, उनके साथ इनकी बनती नहीं थी ताजुद्दीन फिरोज शाह की, ठीक है। फिर ये बंदा क्या करता है, जो भी एशियाई जो विदेशी लोग होते हैं और जो अफाकी कौन होते हैं, जो ईरान के लोग होते हैं ना, ईरानी लोग, उन लोगों को ये क्या करता है कि आप आओ और मेरे साम्राज्य में आकर आप बसो। उनको प्रोत्साहित ये किया करता था, भाई ये ज़मीन ले लो, यहाँ पर खेती कर लो, आप आओ यहाँ पर, बढ़िया से मैं आपको पासपोर्ट दे दूँगा, वीज़ा लगवा दूँगा, आप यहाँ पर आओ और रहो। ये बड़ा प्रोत्साहित किया करता था बाहर के लोगों को, विदेशियों को यहाँ पर आने के लिए। इसकी वजह से जब यहाँ पर विदेशी लोग आ गए तो इसका जो अमीर वर्ग था, अमीर मतलब इसका जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, जो उच्च पद वाले व्यक्ति हुआ करते थे, वो अफ्रीकी और दक्कनी दो गुटों में ये बट गए। एक तो दक्कनी मतलब जो दक्षिण भारत के थे, जो थे दक्कन के क्षेत्र के जो थे वो, और एक अफ्रीकी लोग जो है इस दरबार में आ जाते, तो वो तो गुटबाजी इसके दरबार में होने लगती है। और इस गुटबाजी की वजह से ही इसका बहमनी साम्राज्य का जो है पतन होना शुरू हो जाता है। इसके पतन का कारणों में ये भी है कि दरबार में गुटबंदी होने लगती है। देखिए इतिहास गवाह है कि जब जब किसी घर में गुटबंदी हुई है, किसी देश में गुटबंदी हुई है, तब तब जो है उसका पतन होना लाजमी है। अब देखिए ये अकबर ने जिस प्रकार से फतेहपुर सीकरी का निर्माण वो शहर बसाता है, उसी प्रकार से ये भी भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की ये नींव डालता है। और ये भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी। और ये अकबर के जैसे जिस प्रकार अकबर ने फतेहपुर सीकरी का किला बनवाया था, उसी प्रकार से ये भी फिरोजाबाद जो नगर है उसकी नींवें डालता है, जिस प्रकार से अकबर फतेहपुर सीकरी की वो नींव डालता है उस प्रकार से, ठीक है। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में आपको क्या याद रख लेना है, अलाउद्दीन बहमनी जो था, हसन बहमनी, उसका ये पोता होता है, ठीक है।
ये दौलताबाद में एक वैधशाला का निर्माण करवाता है। ठीक है। संत गेसुदराज जो था इसी के काल में गुलबर्गा में रहा करता था, और गेसुदराज कौन से संप्रदाय से संबंधित था? चिश्ती सिलसिले से संबंधित ये था। और इसके दरबार में अफ्रीकी और दक्कनी दो गुट जो थे वो, उनके वजह में गुटबाजी होने लगती है। और कौन सा शासक था, ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, कौन सा शासक था बहमनी साम्राज्य का जिसने विदेशियों को आके उसके साम्राज्य में बसने के लिए प्रोत्साहित किया? तो वो कौन था? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, चलें आगे। अब आ जाता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। आप शिहाबुद्दीन छोड़ो, आप छोड़ो अहमद शाह, है ना। अपना हो गया फिरोज शाह और अहमद शाह। ठीक है। अहमद शाह जो है वो अपनी राजधानी को गुलबर्गा से ले जाता है बीदर, और उसको नाम क्या दे देता है? मोहम्मदाबाद। अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले गया और उसको नाम दे दिया मोहम्मदाबाद। बीदर कहाँ है? अभी मैप जो आपको मैंने दिखाया था, देखिए ये गुलबर्गा और ये है बीदर ऊपर है ना। तो ये यहाँ से राजधानी कहाँ ले जाता है? यहाँ पर अपनी राजधानी ये ले जाता है। ठीक है। अहमद शाह जो है अपनी राजधानी गुलबर्गा से ले जाता है बीदर और उसको नाम दे देता है मोहम्मदाबाद। फिर ये अहमद शाह जो था ये बड़ा कट्टर मुसलमान हुआ करता था, है ना। ये कट्टर मुसलमान था, यानी देखिए सिर्फ ये मुसलमान ही कट्टर था, बाकी तो ये बहुत बढ़िया आदमी हुआ करता था। और ये क्या किया इसने? इसका सेनापति हुआ करता था खाने आजम। उसने जो वारंगल का हिंदू राज्य था उस पर ये आक्रमण करता है और वहाँ के राजा को मार देता है और वहाँ से खूब लूटपाट करके लेकर आता है। कौन? खाने आजम। और खाने आजम किसका सेनापति होता है? अहमद शाह प्रथम का ये सेनापति होता है। इसके दरबार में खुरासान का एक कवि होता है शेख आजरी। शेख आजरी नाम का एक कवि होता है, वो खुरासान का होता बंदा। खुरासान कहाँ है? खुरासान है अफगानिस्तान में। तो वहाँ का एक कवि होता है शेख आजरी, वो अहमद शाह जो था इसके दरबार में ही रहा करता है। और ये इसके धर्मनिष्ठा के लिए विख्यात इसका शासनकाल रहा था। हालांकि देखिए मुसलमान कट्टर था, परंतु ये वैसे बड़ा ही धर्मनिष्ठ आदमी हुआ करता था, मतलब न्यायप्रिय आदमी ये हुआ करता था ये, है ना। इसलिए इसको लोग संत अहमद भी कहा करते थे। अहमद शाह वली या शाह वली, वली मतलब वही भगवान का बंदा, या संत अहमद भी से कह दिया करते थे। देखिए कट्टर भले ही था, परंतु ये बड़ा न्यायप्रिय आदमी ये हुआ करता था। इसके भी देखिए अंतिम काल में आते आते दरबार में षड्यंत्र बढ़ गए थे बहुत सारे। वही विदेशी सरदार लोग हुआ करते थे, उनको अगर ऊंचा पद दे दिया जाता था तो यहाँ के स्थानीय सरदार जो है वो नाराज हो जाया करते थे। इसकी वजह से क्या हो गया? वो गुटबाजी होने लगती थी दरबार में, और जो गुटबाजी दरबार में होगी और वैसा तो जो है वो साम्राज्य कमजोर ही होएगा। फिर है मेन कारण क्या हुआ करता था कि जो दक्कनी जो मुसलमान थे ये तो सुन्नी थे, और जो बाहर वाले जो मुसलमान आया करते थे वो क्या करते थे? वो शिया हुआ करते थे। तो देखिए शिया और सुन्नी ये मुस्लिम धर्म के दो संप्रदाय हैं, इनमें बिल्कुल भी नहीं बनती है एक दूसरे में, है ना। तो इसकी वजह से इसके दरबार में गुटबंदी होने लगती थी। तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम के बारे में आपको क्या याद रख लेना है? एक तो ये अपनी राजधानी ले जाता गुलबर्गा से बीदर। तो ऐसा पूछ लेगा कौन सा ऐसा राजा था जो राजधानी परिवर्तित करता है? तो गुलबर्गा से बीदर। या ऐसे पूछ लेता इनमें से कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दे दे या अहमद शाह प्रथम का नाम दे दे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करी थी और अहमद शाह प्रथम ने भी करी थी। फिर इसका सेनापति हुआ करता था खाने आजम। खाने आजम नाम का इसका सेनापति हुआ करता था। उसने वारंगल पर वो आक्रमण करता है, वहाँ के राजा को मार देता है और बहुत सारा वहाँ से धनराशि लूट लाट कर वो लाता है। और इसके दरबार में एक कवि होता है शेख आजरी, खुरासान का कवि होता है शेख आजरी, उसके दरबार में हुआ करता है और बड़ा ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है। इसकी वजह से इसे संत अहमद भी कहा जाता है। बाकी विद्वेष बढ़ गया, ये तो कोई एग्जाम में पूछने लायक बात नहीं है। ठीक है। अब आ जाता है हुमायूं शाह, एक और जालिम शासक अगर देखा जाए ना, सबसे जालिम, अगर आप इसे कहो कि बहमनी साम्राज्य में सबसे जालिम शासक कौन था, तो वो ये शासक हुआ करता था हुमायूं शाह, है ना। ये एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना करता है अपने शासनकाल में, जिसमें 4 लोग होते हैं। एक तो राजमाता हो जाती है, एक महमूद गवाह होता है, और एक ये खुद हो जाता है, और एक और होता है। तो ये 4 लोगों से मिलकर ये एक प्रशासनिक परिषद स्थापित करता है, और उस प्रशासनिक परिषद की वजह से की सहायता से शासन कार्य संभालता है। ये जो महमूद गवाह है ना, इसके बारे में देखिए क्वेश्चन बना है यूपीएससी में। पानी पी लो मैं। कि महमूद गवाह कौन था? तो महमूद गवाह आप कह सकते हैं कि हुमायूं शाह के काल में प्रधानमंत्री हुआ करता था बहमनी साम्राज्य का। ठीक है।
और हुमायूं का जो निष्ठुरतापूर्ण इसके जो कारनामे हैं उसको किसने लिखा है? बुरहान महासिर नाम का जो लेखक है उसने लिखा है इसके कारनामों के बारे में। वो बहुत निष्ठुर हुआ करता था, इसे जालिम का दर्जा दिया गया था और इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। ये नीरो कौन था? तो ये रोम का शासक हुआ करता था, नीरो। ये नीरो जो था ये रोम का शासक हुआ करता था। इसकी माँ जो है वो बहुत सारे षड्यंत्र रच के इसको राजा बनवाती है ना। और बाद में क्या करती है, ये जो नीरो जब बड़ा हो जाता है तो ये अपनी माँ को भी मार देता है, फिर इसकी जितनी पत्नियाँ होती है सबको मार देता है, ये अपने भाइयों को मार देता है, जिसको देखो सबको मार देता है। रोम में आग लगवा देता है, आग लगा के और खुद महल में बैठ के बांसुरी बजाता है। ऐसे इसके बारे में बातें प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से जो जालिम था ना, तो ये हुमायूं शाह भी इतना ही जालिम हुआ करता था, इसलिए इसे दक्कन का नीरो कह दिया जाता है। ठीक है, तो हुमायूं शाह के बारे में आपको क्या याद रख लेना है? एक तो महमूद गवां इसके दरबार में हुआ करता था, हुमायूं शाह के दरबार में इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। और ये महमूद गवां जो है ये कौन था? तो ये आप कह सकते हो कि भाई साहब ये बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, और ये बड़ा जालिम आदमी था। दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? तो दक्कन का नीरो कहते हैं हुमायूं शाह को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है ये शमसुद्दीन मोहम्मद नहीं है, देखिए ये यहाँ पर गलत लिखा है, ये अहमद है। कभी कभी किताब वाले भी गलती कर देते हैं, है ना। कोई नहीं, पर हम है ना यहाँ गलती सुधारने के लिए। तो ये है अहमद तृतीय। अब जो है अहमद तृतीय बन जाता है, बड़े ही छोटी उम्र में राजा ये बन जाता है, नाबालिग ये होता है। तो सारा का सारा भार किस पे आ जाता है? जो प्रधानमंत्री होता है महमूद गवां, उसके ऊपर कंधों पर सारा भार आ जाता है। और इसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि दे दी जाती है महमूद गवां को, और इसे नियुक्त कर दिया जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अहमद तृतीय के काल में। ठीक है, अब जो महमूद तृतीय था ये, उसके बाद में इसका 12 वर्षीय बेटा जो है और उत्तराधिकारी महमूद शाह जो राजा बनता है, ये महमूद शाह। और ये बड़ा ही आलसी और विलासी शासक हुआ करता है, मस्त पीने खाने में ध्यान है, कोई किसी से मतलब नहीं है। और होता क्या है बाद में कि जो अपना ये होता है महमूद गवां, देखिए महमूद गवां जो है आप पढ़ोगे तो बड़ा दुख होगा आपको, इतिहास में बड़े वफादार आदमी हुए हैं। उसी प्रकार से ये महमूद गवां भी जो है ना, ये बड़ा वफादार व्यक्ति हुआ करता है बहमनी साम्राज्य की ओर। परंतु क्या करता है, ये जो होता है महमूद तृतीय, इस महमूद तृतीय जो है इसको पीने खाने से फुर्सत नहीं थी। कुछ चिट्ठियाँ इसको मिल जाती है षड्यंत्र के बारे में कि ये महमूद गवां जो है षड्यंत्र कर रहा है, तुझे मार देगा और सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। इसकी वजह से जो है ना इस महमूद गवां को मरवा दिया जाता है, कत्ल करवा दिया जाता है। और थोड़े दिनों बाद में जो पता लगता है कि ये चिट्ठियाँ फेक थी और मेरे से गलती हो गई, इसकी वजह से थोड़े दिनों बाद में ये जो है ये भी मर जाता है दारू पी के, है ना। तो ये महमूद गवां की ये बड़ी दुख भरी कहानी है। बेचारा ज़िंदगी भर जो है ये बड़ा ही आप कह सकते हो कि ये बहुत वफादार रहता है उसके प्रति, राजा के प्रति, वहाँ की जनता के प्रति, सबके प्रति बहुत बढ़िया काम करता है महमूद गवां। उस सल्तनत को बढ़ाने में बहुत योगदान देता है महमूद गवां। ये व्यापारी के तौर पर भारत में आता है, व्यापारी के तौर पर। ये ईरान से आता है, ईरानी व्यक्ति होता है, ये ईरानी होता है और व्यापारी के तौर पर भारत में आता है। और बाद में देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच जाता है। ये देखिए वारंगल को जीतना है और पूरा अगर कोरोमंडल तट जो है पुर्तगालियों को हराना, ये सब कार्य कौन करता है? ये महमूद गवां ही करता है। परंतु अंत में गलत फहमियों की वजह से इसे मरवा दिया जाता है महमूद गवां को। तो महमूद गवां जो है इसके बारे में क्वेश्चन बना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आगे आने वाले जो सुल्तान थे वो भी सबके सब जो है कोई एक योग्य प्रशासक इसमें हुआ नहीं, सब दारू पीने वाले, खाने पीने वाले रहे। इसकी वजह से बहमनी साम्राज्य जो है वो उसका अंत हो जाता है। और इस जो है ये बहमनी साम्राज्य टूट के 5 नए राज्य इससे बहमनी साम्राज्य से बन जाते हैं। अब वो 5 राज्य कौन कौन से थे जो बहमनी साम्राज्य से टूट के बन जाते हैं? वो एक तो देखिए बीजापुर है ना, जहाँ आदिल शाही वंश होता है, एक गोलकुंडा, एक बीदर, एक बरार और एक अहमदनगर। तो 5 बन जाते हैं। कौन कौन से? अहमदनगर, एक हो गया बरार, बीदर, ठीक है, एक बीजापुर, 3 तो देख वैसे ही हैं, बीजापुर हो गया और एक हो गया गोलकुंडा है ना। मैंने आपको बताया था कि राम राय जो था वो गोलकुंडा के दरबार में पहले काम कर चुका होता है। तो देखिए अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा 5 भागों में टूट जाता है बहमनी साम्राज्य। अब ये 5 भागों के बारे में हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, है ना। आज का लेक्चर जो है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे।
तो एक बार हम देख लें शुरुआत से क्या क्या पढ़ लिया हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था अलाउद्दीन बहमन शाह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1347 ईस्वी 46-47 ईस्वी में जो है ये स्थापित कर लेता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। बरार, बीदर, दौलताबाद और गुलबर्गा 4 भागों में अपने साम्राज्य को ही बांट देता है। उसके बाद में कौन आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है मोहम्मद शाह प्रथम, और इसके काल में ही सबसे पहले जो विजयनगर के युद्ध में हुआ था, मुदगल के किले का युद्ध, उसमें दक्षिण भारत में बारूद जो है उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद में आता है ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसके बारे में आपको याद रख लेना है, बहुत पढ़ा लिखा ये सुल्तान होता है फिरोज शाह, और एक वेधशाला का निर्माण कराता है ये दौलताबाद में, और संत गेसुदराज जो है चिश्ती संप्रदाय के वो इसी के काल में होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अहमद शाह प्रथम। ये बड़ा कट्टर मुसलमान हुआ करता है, परंतु ये आप कह सकते हो कि बड़ा न्यायप्रिय आदमी भी ये हुआ करता है, इसलिए इसे संत अहमद की उपाधि भी दी गई थी। और खुरासान का जो प्रसिद्ध कवि था शेख आजरी, वो इसके दरबार में ही रहा करता था। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हुमायूं शाह, सबसे जालिम सुल्तान अगर देखा जाए बहमनी साम्राज्य का। महमूद गवां इसके काल में प्रधानमंत्री हुआ करता है, और ये इसको दक्कन का नीरो कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है महमूद तृतीय, है ना। महमूद तृतीय ये बड़ा ही आलसी था ये भी, और बड़ा विलासी ये राजा हुआ करता था, और महमूद गवां को यही मरवा देता है। इसके बाद में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है, अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की PDF मिलेगी आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ सलाह लेनी हो या देनी हो तो हमें आप कमेंट्स में लिखते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।